पास है कुछ इस तरीके से। A steady current I flows along infinity long hollow cylindrical conductor of radius r। हमारे पास एक hollow cylindrical conductor है जिसमें करंट I फ्लो होता है लेंथ के along, रेडियस उसका r है। Cylinder is placed coaxially inside the infinite solenoid of radius 2r। The solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I। उसमें करंट I फ्लो होता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n के बराबर। कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस, द करंट स्टेटमेंट इज /r। तो ऐसे सवाल जो हैं पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ऐसे सवाल कि आप ग्राफ बनाइए कि एक हॉलो आपके पास कंडक्टर है, एग्जाम्पलर में भी है कि एक हॉलो कंडक्टर है और उसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, तो उसका ग्राफ बनाइए आप। तो यहाँ पे बेसिकली एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है अंदर बाहर क्या होगा, और एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर क्या होगा। ठीक है, तो ये दो एनसीईआरटी के सवाल जो है मिला दिए हैं, जेईई एडवांस में पूछ लिए गए हैं। सवाल आसान है, बस बशर्ते आपको आना चाहिए लगाना, एम्पियर्स लॉ लगाना आना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो मैं एक बना देता हूं एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर लाइक दिस। इसका जो रेडियस है वो r के बराबर है, इसका रेडियस है r के बराबर, ठीक। और इसमें करंट जो फ्लो होता है स्टेडी स्टेट करंट वो I के बराबर है। स्टेडी स्टेट करंट जो है वो I के बराबर इसमें फ्लो होता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। करंट I के बराबर फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस r के बराबर है और इसको इनक्लोज करते हुए एक सोलेनॉइड है हमारे पास। ये सब इनफाइनाइट है, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। और एक हमारे पास सोलेनॉइड है वो भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड पे जो है इस तरीके से वायर लिपटे हुए हैं लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसमें भी करंट I के बराबर है, करंट I के बराबर फ्लो हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है n के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है कि स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यदि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, स्मॉल r की वैल्यू 2r से छोटी, r से बड़ी, और स्मॉल r की वैल्यू 2r से भी बड़ी है, तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो अलग अलग रीजन में सबसे अंदर, इससे बाहर और सबसे बाहर जो है 3 रीजन्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना कितना होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रीजन की जो r लेस देन कैपिटल R के बराबर है, यानी कि इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, इनसाइड हॉलो सिलेंडर क्या है हमारे पास सीन। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक तो सोलेनॉइड की वजह से होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड हॉलो कंडक्टर की वजह से होगा। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल समीशन है वही हमें मिलने वाला है। सोलेनॉइड के अंदर हम जानते हैं कि म्यू नॉट एन आई के बराबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो होता है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग होगा। तो मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। प्लस हॉलो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको निकालना है तो आप उसमें लगा सकते हैं क्या क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ आप यदि लगाते हैं उसके अंदर तो आप एक लूप बना सकते हैं कि एम्पीरियंस लूप। एम्पीरियंस लूप यदि बनाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से हो सकता है, और लेकिन यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नहीं होगा, तो आ जाएगा आपके पास 0। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर है और वो एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है अंदर इनसाइड पॉइंट पर। तो आप एक बार ये मिला लीजिए ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं। इन द रीजन 0 लेस देन r, r ग्रेटर देन 0 लेस देन r, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। बिल्कुल ठीक बात है, आप अंदर रीजन लीजिए, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से आएगा ही आएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बात करते हैं r लेस देन 2r बट ग्रेटर देन r। रीजन है हमारे पास ये वाला रीजन है। इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं B2 r इज लेस देन 2r ग्रेटर देन r। देखिए यहां पे B2 को लिख सकता हूं B ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस B ड्यू टू हॉलो कंडक्टर। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर होना चाहिए पॉइंट, तो म्यू नॉट एन आई के बराबर ही होगा और म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा एक्सिस के अलोंग। अब बात करें हॉलो कंडक्टर के लिए, हॉलो कंडक्टर की वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो आप एक एम्पीरियंस लूप बनाइए। मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है,
तो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यदि लगाऊंगा तो आपको मिलेगा B इंटू 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, पूरा का पूरा करंट इसमें से जा रहा है, तो B आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये मिल जाएगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है इस तरह से टेंजेंशियल, इस सर्कल के टेंजेंशियल जो है डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन को दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है। तो इन दोनों का समीशन जो डायरेक्शन होने वाली है वही मैग्नेटिक फील्ड हमें टोटल मिलने वाला है। तो रीजन में बात करें स्मॉल r, सेकंड वाला जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग कॉमन एक्सिस। क्या कॉमन एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड? हम कहेंगे नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का समीशन क्या इस डायरेक्शन में आ सकता है? जवाब है नहीं, तो बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है? r less than 2r greater than r, the magnetic field is tangential to the circle of radius r centered। गलत है ये भी। तो इन दोनों का समीशन जो होगा वेक्टर, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है बीच वाले रीजन में। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। डी ऑप्शन की बात करते हैं, इन द रीजन r greater than 2r the magnetic field is नॉन जीरो। अब यदि बात करी जाए सबसे बाहर वाले रीजन की, यहां वाले रीजन की, तो मैं एक एम्पीरियंस लूप बना देता हूं और B3 लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टर। सोलेनॉइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हॉलो कंडक्टर की वजह से सेम तरीका हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियर लूप वाला, तो यहां जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r के बराबर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो भी होगा टेंजेंट के अलोंग। तो ऑफ कोर्स सही बात है कि कितना भी आप दूर चले जाइए अप टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड हॉलो कंडक्टर की वजह से एग्जिस्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा। तो डी ऑप्शन जो है सही है। सो ए और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हमें मिल जाते हैं। ठीक बात, समझ गए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट है। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों, जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों, एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है।
तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो है एडवांस 2014 में पूछा गया था। टू पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर आर डिस्टेंस x नॉट अपार्ट, a point charge is moving with speed u in between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wires. When the wires carry current of magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the current I in the two wires have direction opposite to each other, then the radius curvature of the path is r2. If x0 by x1 is 3, find the value of r1 and r2. तो यहां पे हमें x0 by x1 जो है वो 3 के बराबर मानना है। तो पहले केस में क्या दिया है कि दो वायर्स हैं, दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है I के बराबर, और दूसरे केस में क्या है कि दोनों वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है I और I के बराबर। एक चार्ज जो है इस प्लेन में मूव करता है इन वायर्स के बीच में विद वेलोसिटी v u, विद वेलोसिटी u, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कितना होने वाला है। ठीक, कहां पे है जो पार्टिकल है, सेम प्लेन एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम वन ऑफ द वायर। तो मैं मान लेता हूं यहां पे, मैं मान लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो कहीं यहां पर है और उसकी वेलोसिटी जो है u के बराबर है इस प्लेन में ही, और इसका डिस्टेंस यहां से है x1 which is x0 by 3, और ये आपके पास आ जाएगा 2 times x0 by 3। ऐसे ही इस वाले केस में बात करें, पार्टिकल अभी भी यही है x0 by 3 डिस्टेंस पर और यहां से 2x0 by 3 डिस्टेंस पर। जो रेडियस है यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, साफ सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऐसे है, चार्ज q है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने वाला है, तो उसका रेडियस हमें मिल जाएगा r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। तो यहां से रेडियस इसका मान लेता हूं r1 के बराबर, मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी u है, स्पीड u है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं b1 के बराबर है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सिमिलरली यहां पे मैं कह सकता हूं कि r2 की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी mu डिवाइडेड बाय q इंटू b2। अब यदि इनका रेशियो हमें निकालना है r1 बाय r2, so r1 by r2 मैं कह सकता हूं कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, so r1 by r2 will be equal to b2 by b1। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा और इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो रहा होगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इसका वजह से यहां, इसकी वजह से यहां, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा और वहां जो है मुझे ऐड करना होगा। तो यहां आप देखिए बेटा, b2 को मैं क्या लिखने वाला हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय x0 बाई 3, और यहां आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई x0, 2x0 बाई 3 है ना, तो आ जाएगा आपके पास ये 2x0 बाई 3 के बराबर। सो इट्स 3 माइनस 3 बाई 2। अच्छा नीचे, अच्छा ये b1 था, ऊपर प्लस आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, b1 लिख रहा हूं मैं, इसको यहां लिख रहा हूं, b2 मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। b2 में दोनों ऐड हो रहे होंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स के, और b1 में जो है दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई x0 यहां आएगा 3 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई x0, ये आ जाएगा आपके पास 2 बाई 3। तो यहाँ सारी जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और ये बन जाएगा ऊपर आपके पास 3 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 बाई 2। तो आपको मिल जाता है 6 9 बटा 2, 9 डिवाइडेड बाय 6 3 3, तो आपको मिल जाएगा आपके पास 3 के बराबर। सो r1 बाय r2 की वैल्यू 3 के बराबर आपको मिल जाती है, आंसर आ जाएगा 3। तो सवाल जो है काफी आसान था, सवाल को 1-1.5 मिनट के अंदर किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 एडवांस में। इन द xy plane the region y greater than 0 has a uniform magnetic field b1 k cap। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b1 k कैप के बराबर है बाहर की डायरेक्शन में, और जो रीजन है इसके नीचे y लेस देन 0 में, वहां मैग्नेटिक फील्ड है b2 k कैप, बाहर की तरफ है, मैग्नीट्यूड b2 है। A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis
with speed v naught pi meter per second at t is equal to 0 as shown in figure. Neglect gravity in this problem. Let t is equal to capital T be the time when the particle crosses the x-axis from below for the first time. If v2 is equal to 4v1, then the average speed of the particle in meter per second along x-axis in the time interval capital T is. तो एवरेज स्पीड निकालनी है along x डायरेक्शन कि x डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो पहले तो देखिए पार्टिकल यहां है, वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस b, इस तरफ फोर्स हमें मिल रहा है. इसका मतलब इसका पाथ जो है वो होने वाला है इस तरीके से, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस रीजन में घुसते समय जो थी y डायरेक्शन में थी, तो ये 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करेगा और इस तरीके से दूसरे रीजन में चला जाएगा. अब यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहां B2 है, B2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स B1, B1 को मैं B0 मान लेता हूं तो ये B0 है और ये हो जाएगा आपके पास 4B0 के बराबर. 4 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के. इसका मतलब ये छोटे रेडियस का सर्कल जो है ये फॉर्म करेगा इस तरह से. तो पाथ हमें मिल गया ऐसे और ऐसे, ये पाथ है और ये पाथ पूरा करने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल T के बराबर है कि नीचे से घुस रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है नीचे से. तो ये टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं कि सेमी सर्कल बनाया इसने ऊपर वाले रीजन में और फिर सेमी सर्कल बनाया नीचे वाले रीजन में. सेमी सर्कल बनाने में कैपिटल T बाय 2 के बराबर टाइम लगता है. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टोटल टाइम इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकालिए, इतना क्यों झंझट करें. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस. तो यहां से यहां एक्स एक्सिस पे 2r1 के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर यहां से यहां जाने में 2r2 के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. r1 इस वाले पाथ का रेडियस, r2 इस वाले पाथ का रेडियस. सो इट्स 2 टाइम्स r1 प्लस r2 इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हो जाएगा आपके पास 2 पाई m बाय qb1 डिवाइडेड बाय 2. दैट मींस 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb1 प्लस पाई m डिवाइडेड बाय qb2. ये हमारे पास एवरेज स्पीड मिलने वाली है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. नीचे से कॉमन हटा लीजिए, कितना पाई m बाय q हटा लीजिए तो आ जाएगा आपके पास 2. ऊपर आ जाएगा आपके पास mv अपॉन qb, तो ये mv अपॉन q हटा लीजिए, यहां बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 और नीचे आपको मिल रहा है पाई m बाय q और 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2. ये आपको सिचुएशन मिल रही है. तो यहां से 1 अपॉन b1 1 अपॉन b2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. v की वैल्यू पाई के बराबर है तो पाई से मैंने v को उड़ा दिया, आपके पास बचा 2. तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाती है 2 के बराबर. 2 मीटर पर सेकेंड आपको एवरेज स्पीड यहाँ पे मिल जाती है. बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था. ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है कुछ इस तरीके से, पूछा गया था एडवांस 2019 में. सवाल देखिए क्या कहता है. अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली y is equal to x square, इसका इक्वेशन है, is moving with velocity v naught I cap in a non-uniform magnetic field region. और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करता है, इसका डायरेक्शन तो k कैप में है, बाहर की तरफ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड b naught 1 plus y by l raised to the power बीटा जो है वो y के साथ चेंज होता है. यानी कि अलग अलग y की वैल्यू पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है. सही बात है, समझ गए सर. तो मैं ये बात कह सकता हूं बिकॉज ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके हर एक पार्ट के लिए y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया है. बेसिकली y कोऑर्डिनेट हर एक पार्टिकल के लिए फिक्स हो चुका है. जैसे इस वाले पार्ट का जो y की वैल्यू है वो हमेशा l रहेगा, चाहे वो यहां आ जाए, चाहे वो चल के t टाइम के बाद यहां आ जाए, हमेशा इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहने वाला है. ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होके भी यूनिफॉर्म सा लग रहा है कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चाहे वो कहीं पर भी पहुंच जाए. एक सिल्वर लाइनिंग हमें यहाँ पे दिख जाती है कि हाँ यार चलो एक बात तो अच्छी हुई कि इसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड y के साथ चेंज हो रहा है. इसका मतलब कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं. आगे चलते हैं. If v naught, b naught, l, beta are positive constant and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statement is R is. तो स्टेटमेंट क्या है? डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डेल्टा फाई
डेल्टा फाई, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वोल्टेज डेवलप हुआ है वायर के एंड्स के बीच में, उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी गई है यहां से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं एक बात यहां पे बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है कुछ इस तरीके से, इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B, और ठीक इसका लेंथ जो है L के बराबर है। तो इसमें मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो B V L के बराबर होता है, और जिसकी डायरेक्शन दी जाती है V क्रॉस B से इसका डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो V क्रॉस B ऊपर की तरफ है, तो इसका पोलैरिटी जो है पॉजिटिव ऐसे आएगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है। मान लीजिए यदि लेंथ यदि ऐसी हो जाती है, लेंथ यदि ऐसी है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आप क्या करना है, आपको इस लेंथ का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको लेना है। यदि ये L है और यदि Ly है तो आपको Ly का इस्तेमाल करना है। तो B V Ly will be the magnetic field developed in this rod, यहां से लेके like this, इस तरीके से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो मैं यही करने वाला हूं यहाँ पे कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं इस वायर के अंदर, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर x इज इक्वल्स टू x पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं लाइक दिस, छोटा सा एलिमेंट मैं यहां पे ले रहा हूं। आप कहें तो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं से और आपको मजा आएगा। ऐसे बना देता हूं डायग्राम दोबारा से लाइक दिस। ये हमारे पास पैराबोलिक वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इसकी इक्वेशन है, और ये आपके पास था अंडर रूट ऑफ L, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपके पास L के बराबर। ठीक है, तो मैं यहां पर x की वैल्यू x पर एक एलिमेंट ले रहा हूं, यहां छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं इस तरीके से। इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो dl के बराबर है, dl के बराबर इसका लेंथ है। इसकी वेलोसिटी v नॉट के बराबर है आगे की तरफ, v नॉट इसकी वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है B। तो मैं इस छोटे से रीजन में, इस छोटे से पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप है, क्या मैं वो बता सकता हूं? तो जवाब है बिल्कुल बता सकते हैं कि यदि dl का मैं एक कंपोनेंट लेता हूं जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो dl के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। एक होगा हमारे पास dx और एक होगा हमारे पास dy। ठीक बात है, dx और dy से मिलकर बना है dl। सो मैं dy कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाला हूं इस छोटे से एलिमेंट में। बता दूंगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E इज इक्वल्स टू छोटा सा ईएमएफ DE इज इक्वल्स टू B मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज V नॉट इनटू छोटा सा लेंथ जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो कितना आ जाएगा आपके पास dy के बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड y के साथ चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B नॉट 1 प्लस y बाय L रेज टू द पावर बीटा। यहां लिखिए आप इसे B नॉट 1 प्लस y बाय L रेज टू द पावर बीटा, रेज टू द पावर बीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये V नॉट हो गया, और ये dy हो गया। तो एक छोटा सा EMF मुझे इस टुकड़े में पता चल चुका है, इस टुकड़े में EMF पता चल चुका है कितना है। अब मैं कह सकता हूं ऐसे ही जितने भी यहाँ पे टुकड़े होंगे, जितने भी टुकड़े होंगे, इन सब में अपना अपना छोटा छोटा EMF बन रहा होगा, सब में छोटा छोटा EMF बन रहा होगा, और ये सारी सीरीज में बैटरीज लगी हुई हैं। तो मैं यदि इन सारे EMFs का समीशन यदि कर देता हूं तो मुझे टोटल EMF मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इस एंड और इस एंड के बीच में। यदि मैं इन सारे एलिमेंट्स के जो EMF इंड्यूस्ड हैं छोटे छोटे, उनका समीशन कर देता हूं। समीशन का मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। यहाँ पे EMF है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ 0 से E हम लगाएंगे लिमिट, और यहाँ हमारे पास y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल L तक हमें इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे बीटा जो है कांस्टेंट है, तो खुशी की बात है, ये सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। B नॉट V नॉट 1 प्लस y बाय L रेज टू द पावर बीटा को हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके L। कितना आ जाएगा आपके पास B V नॉट, इसका इंटीग्रेशन L आएगा, नीचे 1 अपॉन L रेज टू द पावर बीटा बाहर निकाल लीजिए बिकॉज कांस्टेंट है। y रेज टू द पावर बीटा को
x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। सो y रेज टू द पावर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 0 से लेके l। तो यहां से आपको मिलता है v नॉट सॉरी यहाँ मिलेगा आपको l प्लस y में यहाँ सब l आ जाएगा, यहाँ जाएगा l की पावर बीटा प्लस 1, l की पावर बीटा से l की पावर बीटा चला जाएगा तो मिल जाएगा l अपॉन बीटा प्लस 1। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस जो है वो मिल जाएगा आपको v नॉट और l बाहर आ जाएगा बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो ये आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने वाला है, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है दोनों एंड्स के बीच में। तो मिला लेते हैं आंसर। डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक बात है, जो इसकी लेंथ वाई एक्सिस पर प्रोजेक्टेड है दैट इज एल, उसके प्रोपोर्शनल हमें मिल रहा है। चेक कर लेते हैं क्या ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल हाँ, जी हाँ सही है ये ए ऑप्शन। डेल्टा फाई रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक पाथ इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर y is equals to x initially of length root 2l। अब ये कह रहे हैं इस पैराबोलिक वायर की जगह एक दूसरा वायर लगा देते हैं y is equals to x लाइन के अलॉन्ग और जिसका लेंथ रूट 2l के बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसा यदि वायर लगाएंगे y is equals to x के अलॉन्ग तो ये l, पर जो है जाकर मिल रहा होगा, ये l, होने वाला है। तो हमें y जो लेंथ है y के अलॉन्ग उससे मतलब होता है, तो y के अलॉन्ग लेंथ अभी भी इसकी l के बराबर है। इस पैराबोला में भी लेंथ l के बराबर थी। यदि आप ऐसा बोला भी ले लेते, कोई दूसरा बोला, या फिर आप कुछ ऐसा तीसरा बोला ले लें, कैसा भी बोला ले लीजिए, आपका यदि वर्टिकल लेंथ यदि l के बराबर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम आने वाला है। ठीक है, तो कोई सा भी बोला ले लो, हाइपर बोला, पैरा बोला, कुछ भी बोला, तो लेंथ यदि ये l है तो ईएमएफ जो है सेम हमें मिलेगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो सेम रहेगा, हमारे पास सही रहेगा। डेल्टा फाई की वैल्यू इतनी हो जाती है बीटा की वैल्यू 0 के लिए। अब बीटा यदि 0 रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ 2 v नॉट l आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो 2 v नॉट l है क्या? नहीं, 1/2 कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बीटा की वैल्यू यदि 2 रख देते हैं तो क्या मिलेगा? बीटा की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 और 2 4/3, 4/3 v नॉट l। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। ए बी और डी सही हो जाएंगे हमारे पास, ए बी डी सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से। एक मेटालिक रॉड है, 2013 में आया है, ऑफ लेंथ l इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l। स्ट्रिंग है ये, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है। is made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is। तो रॉड के एंड्स के बीच में जो इंड्यूस्ड EMF है वो आपको बताना है। तो पहली बात तो ये, इस सवाल को करने के लिए हमें फॉर्मूले आने चाहिए क्या। यदि आपके पास एक रॉड है, और रॉड को इस एंड के अबाउट घुमाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से है, इसका मतलब इनके पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये वेलोसिटी है पार्टिकल्स की। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V क्रॉस B इस तरफ है, इसका मतलब पोलैरिटी जो है आपको इस तरफ मिलने वाली है। ये वाला पॉइंट का हायर पोटेंशियल होगा, इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कम होने वाला है। और फॉर्मूला होता है हमारे पास EMF, यानी कि इस एंड और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। सो VA माइनस VB की जो वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो होती है E इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? हमारे पास सिचुएशन है कि यहां से यहां तक तो एक रस्सी है, सिंपल रस्सी, जिसमें EMF इंड्यूस नहीं हो सकता है, और यहां पर हमने रॉड बांध दिया। तो ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये लेंथ जो है L के बराबर है और रस्सी की लंबाई जो है 2L के बराबर है। अब बताना है आपको, यदि इसको घुमाया जाता है एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना EMF इंड्यूस होगा इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हमें चाहिए फॉर्मूला ये लगा देते, यदि ये वाला पॉइंट हिंज होता, यदि A पॉइंट हिंज होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन ये वाला पॉइंट हिंज नहीं है, ये वाला पॉइंट हिंज है। तो क्या करें, आप एक रॉड मान लीजिए, एक रॉड जिसका लेंथ 3L के बराबर है, एक रॉड जिसका लेंथ 3L के बराबर है वो आप मान लीजिए। इस पॉइंट को आप कह दीजिए C, इस पॉइंट को आप कह दीजिए A के बराबर और इस पॉइंट को कह दीजिए आप B के बराबर। इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो आप VC माइनस VA लिख सकते हैं क्या?
ये लेंथ 2l है, ये लेंथ है l, क्या मैं VC माइनस VA लिख सकता हूं? क्या मैं मान सकता हूं कि 2l लेंथ की रॉड जो है घूम रही है इस पॉइंट से हिंज होके? तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी ये रिलेशन लगा सकता हूं कि एक रॉड 3l लेंथ की है जिसका a वाला एंड को पकड़ के घुमाया जा रहा है, सो VC माइनस VB इज इक्वल टू b ओमेगा 3l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि a माइनस b निकालना है। तो a माइनस b निकालने के लिए क्या करें, इस वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जोड़ देंगे, तो यहां से VC से VC मर जाता है और मिलता है VA माइनस VB is equal to 9/2 minus 4/2 is equals to 5/2 b omega l square. So 5/2 b omega l square by 2 जो है आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन जो है मैच हो रहा है 5 ओमेगा l square by 2 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफी जेनेरिक क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी देख सके, एडवांस में भी आ चुका है ये।